नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक दादा सर। हम बात करने वाले 5 स्टेट्स के बारे में। देखिए, कंपटीशन 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि दूसरे को ऊपर से खींच के नीचे ले आ दें, वो भी एक कंपटीशन है कि आगे नहीं बढ़ने देना है। एक हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है जहां पर ये लाइक हु इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। जब सेकंड वाला कंपटीशन होता है, दैट ऑलवेज चैलेंजेस यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और भारत में इस वक्त 5 स्टेट्स के बीच में बड़ा जबरदस्त ये कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन आउट परफॉर्म करेगा। 5 स्टेट्स आर गोइंग टू क्रॉस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून, एंड दिस इज अ बिग बूस्ट। कौन से हैं 5 स्टेट्स और किस तरीके का कंपटीशन लगा हुआ है, व्हाट इज द प्लस एंड माइनस, और मोदी की नजर में उठने की कोशिश कर रहे हैं या मोदी जी उनको पुश कर रहे हैं, वट एवर इट इज, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दादा। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सबको स्वागत, नमस्कार। ये जो कंपटीशन है ये सेंटर का उकसाया हुआ उतना नहीं है। सेंटर अपने पॉलिसीज बनाती है पूरे भारतवर्ष को अपने सामने रख के। ये राज्य स्तर पे हो रहा है क्योंकि देखिए हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल उत्पादन, एक्चुअल उत्पादकता, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, वो स्टेट लेवल पे तय होता है। वो सारे एक्चुअल पावर्स इंप्लीमेंटेशन के, पॉलिसीगत और जो लोकल कंडीशंस हैं वो स्टेट्स के पास है। केंद्रीय सरकार टैक्सेशन पॉलिसी मात्र डिसाइड कर सकती है, बाकी सारी जो चीजें हैं, सारी क्षमताएं, सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो 22 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 6 हैं या 7 है, मैं भूल जाता हूं, शायद 6 ही हैं, 28 है ना टोटल। तो ये 22 राज्य जो हैं उनमें कुछ राज्य बहुत तेज तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ राज्य जो हैं उनकी गति अभी भी धीमी है। उसके कारण बहुत हैं, कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, कुछ जो उनकी क्षमताएं हैं, लोकल गवर्नेंस की क्षमताएं हैं उस पे है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन कुछ राज्य जो है ये जो क्या कह सकते हैं, वो लीडर्स ऑफ द पैक, वो आगे, बहुत आगे निकल चुके हैं। उसमें सबके ध्यान में आएगा महाराष्ट्र, पर मैं बता देता हूं वो 5 राज्य कौन से हैं। वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अरे क्या कह रहे हो, तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य होता था, आज से ज्यादा नहीं, 5 साल पहले भी उसको बीमारू राज्य ही कहा जाएगा। ये कोविड के दौरान भी बीमारू राज्य था, लेकिन कुछ तब्दीलियां वहां पे आई हैं। और इनमें से जितने भी मैंने नाम अभी गिनाए, उसमें से केवल एक राज्य वो है जो भाजपा शासित नहीं है। लेकिन मैं आज बात करूंगा पॉलिटिक्स के आगे भी कुछ है, वो है एक भारतीय जो नागरिक है उसका उद्यम, उसकी क्षमता, और उसके कारण जो प्रगति और जो चेंज होता है उसके भी मैं कुछ आंकड़े देता हूं, कुछ आपको तथ्य बताता हूं। देखिए, जो आर्थिक ग्रोथ है, आर्थिक प्रगति है, उसकी 2 चीजें हम देखते हैं, 2 या 3 चीजें होते हैं। मैं उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं। नंबर 1 है कि हमेशा हम लोग ना एक होड़ में लगे रहते हैं कि एग्रीगेट टोटल नंबर कितना है, लेकिन हमें देखना चाहिए पर कैपिटल लेवल पे जो औसत आय है वो कितना बड़ा है। और वो औसत आय, तो आप एक राज्य में बहुत सारे बिलियनर्स और बाकी सारे गरीब हैं, तो भी औसत आय शायद ज्यादा दिखे। वो कितना वाइड स्प्रेड है, जिसको हम बोलते हैं जिनी कोएफिशिएंट, वो कैसा है उस राज्य का। और तीसरा कह सकते हैं HHI, उसका पूरा मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, आई थिंक इट्स फेरदाल-हिरशमैन इंडेक्स। ये हमारे अर्थशास्त्र में ये नापते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड है, कितने विभिन्न क्षेत्रों में ये एक राज्य की प्रगति हो रही है। ऐसा तो नहीं जैसे बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है सिर्फ टेक्सटाइल्स बढ़ रहा है और कुछ है नहीं उनके पास, सिंगल ट्रैक स्टोरी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 20-21 सेक्टर्स है और हर में प्रगति हो रही है, और नंबर 2 उसका ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो वाइडली डिस्पर्स्ड है, तो पूरे राज्य की प्रगति हो रही है। तो ये एक और तत्व है जो देखा जाता है। और 5वां मैं कहूंगा ICOR, यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये बहुत बड़ा शब्द है, सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि अगर आप ₹1 का उत्पादन करना चाहते हो किसी राज्य में, तो उसके लिए आपको निवेश कितना करना पड़ेगा। तो इन सब मापदंडों में अगर हम नापें तो सबसे अग्रणी यही 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश इस वक्त।
और गुजरात। तो इसमें सर्वप्रथम कौन है? सर्वप्रथम अगर हम एग्रीगेट टोटल नंबर पे देखें तो वो तो महाराष्ट्र ही दिखेगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम इसको डॉलर वैल्यू में नापे, जब भी जैसे अभी गायत्री जी ने बताया $1 ट्रिलियन, वो एक प्रेस्टीज माना जाता है, $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी। देखिए अभी भारतवर्ष का इकोनॉमी जो है, हमारे फॉरेक्स का जो वैल्यू वो गिर गया है, सॉरी फॉरेक्स का नहीं, हमारे करेंसी का वैल्यू गिर गया है फॉरेक्स के चलते, एक्सचेंज रेट के चलते। तो अभी $4.18 ट्रिलियन माना जा रहा है। 3 महीने पहले वो 4.4 के आसपास था। हम लोग चौथे नंबर पे थे, हम चौथे नंबर से गिर के छठे नंबर पे आ गए। अब छठे नंबर से वापस हम उड़ जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि हमारा ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये सत्य है, अगर हम डॉलर में इसका नाप करें, इसका बता दूं कि हर एक राज्य में एक चीज और है, अगर आप जाके आंकड़े देखें, अगर रुपी में सबका गणना करें तो एक नंबर दिखेगा, और डॉलर में गणना करें तो अलग अलग दिखेंगे थोड़े से, क्योंकि हर एक केस में सेम एक्सचेंज रेट राज्य सरकारें अप्लाई नहीं कर रही हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु की जो सरकार है, और ये आप ये छोड़ दीजिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में, ये उनका तंत्र है, वो लोग 74 रुपीज टू द डॉलर ये यूज करते हैं अपना जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, जीएसडीपी। हाँ, राज्य का जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वो आरबीआई का जो रेफरेंस नंबर है उसी को यूज करती है, लेकिन पिछले साल तक उन्होंने 84 का नंबर यूज किया था, 82 और 84। गुजरात भी 82 का नंबर यूज करती है, लेकिन तमिलनाडु 74 का करती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप 74 से डिवाइड करो तो आपका नंबर ज्यादा बड़ा दिखेगा डॉलर में, अगर आप 82 के नंबर से डिवाइड करो उसके कंपैरिजन। तो इन सब आंकड़ों में क्या दिखता है हमें ये दिखता है कि लगभग उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात, ये तीनों राज्य ऑलमोस्ट सेम टाइप का इनका टोटल साइज है, आर्थिक साइज। हाँ, उनका औसत आय बिल्कुल अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन जैसा कि हम सब जानते हैं वो सबसे अधिक है, वो ऑलमोस्ट 265 मिलियन यानी 26.5 करोड़ के आसपास है। गुजरात का पॉपुलेशन 80 और 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ के आसपास है। कर्नाटक का पॉपुलेशन काफी कम है, वो 50 से भी नीचे है। और तमिलनाडु का पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, वो 78 मिलियन है, 7.8 करोड़। ठीक है, तो ये हमारे पास ये राज्य हैं। इनमें से जो बहुत इंटरेस्टिंग बातें निकल के आ रही है मुझे, वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में मिल रही है, और दोनों का मैं अलग से बताऊंगा। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो स्टोरी है वो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं आज वो 3 राज्यों को छोड़ के इन 2 राज्यों के बारे में बात करूंगा। और आखिर में मैं अपना जो कैलकुलेशन है, मैंने जो एस्टिमेशन किया है कि कौन सा राज्य कब 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा, वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम तमिलनाडु को पकड़े, वो मैं इसलिए पकड़ रहा हूं कि तमिलनाडु के पास एक खास डिस्टिंक्शन है जो किसी राज्य में नहीं है, और जिस दिशा में उत्तर प्रदेश को बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं, तो वो एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या है? वो है कि HHI, यानी कि कितना डाइवर्सिफाइड है इंडस्ट्रीज, उद्योग वगैरह, व्यवसाय कितने डाइवर्सिफाइड हैं, मतलब कितने अधिक क्षेत्रों में हैं, और ज्योग्राफिकली वो कितना अधिक, कितने जिलों में वो फैले हुए हैं। अगर एक ही शहर में फैला हुआ हो, 1 या 2 शहर में, जैसा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अगर आप ठाणे, मुंबई और पुणे को छोड़ दें, ये ट्राई सिटी को छोड़ दें, यहीं पे 40 से 45% महाराष्ट्र का टोटल आउटपुट निकल के आता है। किसी किसी मापदंड में वो 60% भी दिखता है। ओके, मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा हूं, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। महाराष्ट्र के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अधिकतर बहुत ही गरीब है। सांगली को छोड़ दें या नासिक को छोड़ दें, वो छोटे छोटे हैं, उनको अगर छोड़ दें, बाकी सारे जो जिले हैं वो बहुत गरीब हैं, उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत नीचे है। तो महाराष्ट्र में डाइवर्सिफाइड ग्रोथ नहीं हो रहा है अभी तक। पूरा विदर्भ का जो अंचल है वो सूखे के ग्रस्त है, और वहां पे ग्रोथ भी कम है, वहां पे पर कैपिटा इनकम भी लो है, वहां पे बिलियनर्स भी आपको नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन यही चीज अब अगर हम देखें तमिलनाडु में, मैंने अभी बताया था HHI,
एक इंडेक्स होता है जिसमें हम डाइवर्सिफिकेशन नापते हैं। तमिलनाडु का पूरे देश में लोएस्ट है, इट्स आई थिंक 796। कंपैरिजन के तौर पे महाराष्ट्र का 2000 से ऊपर है। जितना हाई होगा HHI उतना खराब है उस राज्य के लिए वो स्थिति कि डाइवर्सिफाइड नहीं है, उसका ग्रोथ इवनली स्प्रेड नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? तमिलनाडु में जो सरकारें आई हैं वो बहुत करप्ट रही हैं, बहुत करप्ट, एक के बाद एक सारी सरकारें करप्ट रही हैं, और वो बहुत पॉपुलिस्ट भी, यानी कि वेलफेयर स्कीम पे वेलफेयर स्कीम। यही बात ये जो विजय जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक व्हाइट पेपर निकाल के बताया कि देखिए हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है स्टेट एक्सचेकर, और इतने सारे स्कीम्स चले हैं जिनका पूरी तरह फाइनेंसिंग ठीक से नहीं हुआ है, तो लाभ भी उतना नहीं हुआ है। ओके, अब इस चीज को छोड़ दें। जो एक काम उन्होंने एकदम ठीक तरीके से किया वो ये है कि तमिलनाडु देश का वो राज्य है जिसने कंसिस्टेंटली पिछले 50 साल में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो या निजी क्षेत्र से हो, वोकेशनल केवल डिप्लोमा दे रहे हो मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग। इसका मतलब है जो ट्रेड्स हैं, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, फिर हथकरघा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, ये सारी जो चीजें इतने मतलब सैकड़ों व्यवसाय हैं। आप तमिलनाडु के हर जिले में जाके देखेंगे उनके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, निजी क्षेत्र के और सरकारी दोनों, और दोनों अच्छे चलते हैं। दोनों में शिक्षक पूरी तरह हैं, फैसिलिटीज अच्छी तरह बनाए गए हैं, और वहां पे इंडस्ट्री के साथ जोड़ के कार्य हो रहा है। इससे क्या हुआ है कि उसकी जो व्याप्ति हुई है ना प्रगति की, वो सारे जिलों में मिलेगी आपको। तमिलनाडु में कम से कम 15 या 16 ऐसे सब सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो हर क्षेत्र में आपको अच्छी तरह ग्रो करते हुए नजर आएंगे। केवल एक क्षेत्र है जो मद्रास के चारों तरफ है, पेरम्बदूर उस अंचल में, वो है ऑटोमोटिव एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। उसके अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपको हर एक क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पे कृषि भी हो रहा है, यहाँ पे रियल एस्टेट भी, लेकिन स्पेकुलेटिव नहीं, मतलब वो पागलों जैसा प्राइस जो आपको NCR में और बॉम्बे में देखने को मिलता है वैसा नहीं, अफोर्डेबल, अभी भी हाउसिंग वहां अफोर्डेबल है। तीसरा, वहां पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो शायद इस वक्त भारतवर्ष में सर्वोत्तम है, एक्सेसिबल है, इवन प्राइवेट हेल्थ केयर जो है उसका प्राइस पॉइंट ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। तो ये एक कल्चर है वहां पे कि आपको हर जगह पे, छोटे छोटे शहरों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, जैसे एक गांव है अल्लूर आपका त्रिची के पास एक गांव पड़ता है, मैं गांव कह रहा हूं लेकिन उसकी आबादी होगी कोई 10-12 हजार, तो एक कह सकते हो कि बहुत छोटा एक टाउन है। वहां पे तक हाई क्वालिटी जनरल हॉस्पिटल विद 200 बेड्स, ऐसा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यानी 200 अगर 10,000 के साथ हम कंपेयर करें, हर 50 व्यक्ति के पास एक बेड है वहां पे। अब 50 व्यक्ति तो बीमार नहीं पड़ रहे हैं ना, ये बहुत हाई है, वेरी हाई कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। तो ये जो सारी चीजें है ना, शिक्षा, रोजगार से युक्त वोकेशनल स्किल्स और स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों पे कल्चरली इन लोगों ने जोर दिया है, प्राइवेट सेक्टर प्लस सरकार दोनों ने। ये चीजें जो भी सरकारें आई हैं, किसी भी दल की हो, सबका मत एक है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, और विजय भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर अब हम ग्रोथ नंबर्स को देखें, तमिलनाडु ने पिछले 3 साल में 11 से 12% रियल ग्रोथ किया है, एक्चुअल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स GST, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा भी उसी औसत से बड़ा है, और चूंकि वो डाइवर्सिफाइड है उसका लाभ बहुत लोगों को मिला है। एक और चीज, तमिलनाडु का जो जिनी कोएफिशिएंट है, यानी कि उससे हम देखते हैं कि वेल्थ जो है ना, धन, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है या कम है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब है कुछ ही लोगों के पास, मुष्टिमेय लोगों के पास वो वेल्थ है और ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तमिलनाडु में वो काफी मॉडरेट है, इट इज 0.38। कंपैरिजन के तौर पे मैं बता दूं, महाराष्ट्र में वो 0.5 के आसपास है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है आर्थिक स्तर पे अगर देखें, हाँ, मतलब तमिलनाडु से अभी भी वो 25% ज्यादा उसका उत्पादन है, 25% मायने रखता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। तमिलनाडु में वो फैला हुआ है। दूसरा, तमिलनाडु में पूरे देश में सबसे अधिक सेविंग्स का कल्चर है। और ये सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है?
वो इसलिए कि सेविंग से ही निवेश होता है। आप ये हमेशा नहीं कह सकते कि भैया विदेश से लोग आके क्यों निवेश नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे वो करे ना करे, आपके पास जब तक लोकल कैपिटल मोबिलाइजेशन नहीं होगा, आपके लघु और मध्य वर्गीय जो उद्योग है वो एस्टैब्लिश नहीं होंगे। विदेश से जो निवेश आता है ना, वो एसएमईज में नहीं जाता है, वो सीधा बड़े इंडस्ट्रीज में जाता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे तमिलनाडु में बिलियनियर्स की संख्या कम है, मिलियनियर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक चीज दर्शाता है। अब आते हैं हाँ, और इसमें मैं बता देता हूं कि इस वक्त तमिलनाडु का जो टोटल जीएसडीपी है वो 36.5 लाख करोड़ है। ओके, मैं रूपी में बता रहा हूं पहले, बाद में मैं बताऊंगा कि वो इसका परिणाम क्या होगा कुछ सालों में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा था कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने काफी सख्ती उसमें बरती है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हुआ है, सड़कें बहुत बनी हैं, काफी अच्छी सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एस्टैब्लिश हुआ है। खामियां हैं, ठीक है, वो समझ सकते हैं। बिजली उत्पादन में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है। एक आप वो आगरा के नीचे का जो अंचल है उसको छोड़ दे, बाकी हर जगह पे बिजली की समस्या काफी हद तक उसको सुलझाया गया है। और वो बिजली जो उत्पादन को जाती है, मैं रेसिडेंशियल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें अभी भी इश्यूज हैं, लाइन लॉसेस हैं, चोरियां होती हैं, उसमें और सख्ती की आवश्यकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 10 साल में किया वो ये है कि जैसा ये तमिलनाडु में हमें देखने को मिला ना, व्यवसाय के लिए जो ट्रेनिंग है उस पे जोर दिया है। तो व्यवसायिक ट्रेनिंग पे जोर देने से क्या हुआ है कि जो लघु और मध्य वर्गीय उद्योग हैं, और यही है इंजन ऑफ ग्रोथ, उनके पास क्वालिफाइड लोगों की कमी नहीं है। अब उनको अभी मिल रहा है, वो मिलने लगा है, ये नहीं कहूंगा मिल गया है, मिलने लगा है। इससे क्या है कि इन चीजों में जोर पकड़ रहा है। दूसरा, इन्होंने कई ऐसी नीतियां करी हैं, और एक स्टडी हुआ था, उन्होंने उनका जो प्लानिंग सेल है सरकार का, उन्होंने आंका कि 50 लाख करोड़ का निवेश लगेगा अगले 5 साल में, और 50 लाख करोड़ के निवेश से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने 5 साल का टारगेट रखा है, जो मुझे होता हुआ नजर इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो बेस है वो लो है। उत्तर प्रदेश का बेस इस वक्त $350 बिलियन है। $350 बिलियन से $1 ट्रिलियन जाने में 5 साल तो नहीं लगेंगे। अगर आप 12% से 14% ग्रोथ भी करते हो कंसिस्टेंटली, तो भी आपको 7-8 साल लगेंगे। ये सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनका ये होते होते 8 साल के आसपास लग जाएगा। लेकिन वो जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को लगाया गया है, और ये कंसिस्टेंटली इसको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। डिफेंस पे उन्होंने जोर दिया है, डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग क्षेत्र है। दूसरा, उन्होंने सर्विसेज पे भी जोर दिया है, उन्होंने टूरिज्म पे बहुत भारी जोर दिया है। अच्छा, ये वो क्षेत्र है टूरिज्म और सर्विसेज, मैंने आपको बताया था ना, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब ₹1 उत्पादन के लिए आपको कितना रुपया लगाना पड़ रहा है। तो कृषि और कृषि लिंक्ड जो उत्पादन है, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल गुड्स, फिर आपका जो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो टूरिज्म हो, अस्पताल हो, चाहे वो IT सर्विसेज हो, ये सब जो चीजें हैं इनका ICOR काफी लो होता है, 2.5 से लेके 3, मतलब हर 2.5 या 3 रुपए लगाने से ₹1 का उत्पादन होगा। कंपैरिजन के तौर पे आप एक स्टील का प्लांट लगाओगे, उसका 7 है, बहुत भारी निवेश करना पड़ता है उसको, फिर प्लांट को प्रोडक्शन चालू करके ऑप्टिमम लेवल पे लाने में भी कई साल लगते हैं, तो उसका रिटर्न्स जो है आने में टाइम लगता है, इसीलिए उसका ICOR भी काफी ऊंचा है, जो अच्छा नहीं है। तो आप केवल स्टील उद्योग लगाने से ये नहीं होगा, जो क्षेत्रीय स्तर पे आपके एडवांटेज हैं उस पे आप ध्यान अगर मनोनिवेश करें तो आपको ग्रोथ मिलेगा। और वही चीज अभी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके सारे आसार नजर आ रहे हैं। टेक्सटाइल पे जोर दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुए, मैं बोल रहा हूं कि औसत स्तर पे जो काम किए गए हैं, तमिलनाडु के बाद ये मुझे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है कि कम से कम 10 या 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ इज 14-15%। बाकी क्षेत्रों में अभी भी मध्य है, वो सीमित है, वो अभी भी बड़ा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है,
उसमें अभी भी शिक्षा पूरी तरह से चारों तरफ फैला नहीं है, तो कुछ फैक्टर्स उसको नीचे लाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कदम लिए गए हैं वो बहुत ही सुहाने हैं, अच्छे हैं, और इसके परिणाम आपको 7-8 साल में नजर आएंगे। आप बोलेंगे 7-8 साल तो बहुत दूर होता है, लेकिन अगर एक देश के इतिहास में देखें 7-8 साल कुछ नहीं है, पलक झपकते ही निकल जाता है। तो उत्तर प्रदेश वो दूसरा राज्य है जो अगले 8 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तमिलनाडु वही चीज 6.8 लगभग आप पकड़ लीजिए 7, यानी 2032-2033 का जो साल है उसी साल तमिलनाडु 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इसका परिणाम जो है वो देखिए कितना अंतर है इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 26.5 करोड़ है और तमिलनाडु की जनसंख्या 7.8 करोड़ मात्र है। दोनों अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तो धनी कौन सा हुआ? तमिलनाडु, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो वहां पे जो औसत आय है वो उस वक्त 1 ट्रिलियन को आप अगर 7.8 से डिवाइड कर लो तो आपके पास आता है कोई $13,000 के आसपास। $13,000 की 13-14 हजार के आसपास आ जाता है। तो $14,000 का मतलब है, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मूल्यांकन जो है डॉलर में जब कर रहे हैं तो हमें परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी बहुत सिंपल है। ये जो पेन है ये मैं अगर अमेरिका में $1 का खरीद सकता हूं तो आज का एक्सचेंज रेट है 95.22 रुपया। तो ये भारतवर्ष में 95.22 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन ये 20 रुपए में मिलता है। वैसे 20 रुपए का नहीं है, 30 का है, जो भी हो, पर 20 रुपए में आप मान लीजिए ये मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको 95.22 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4.6 4.65 का एक फैक्टर बनता है जिससे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जो आपको वो 14,000 दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू $60,000 का इनकम विदेश में, मतलब यूरोप या अमेरिका में। तो $60,000 मीन्स यू आर ऑलरेडी अ डेवलप्ड नेशन। तो तमिलनाडु जो है वो राज्य है, और बाकी राज्यों के बारे में भी बता देता हूं, जो 100% अगले 7-8 साल में एक फुली डेवलप्ड स्टेटस में आ जाएगा। कंबाइंड विथ जो मैंने आपको बताया, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे देश में हर जगह आगे फैल रहा है, वो तो रहेगा ही, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, और ये जो वोकेशनल ट्रेड्स है जिससे उत्पादन और उत्पादकता बहुत हाई है, बहुत तीव्र है वहां पे, तो ये उसके पास एडवांटेज है। यही चीज अगर हम दूसरे राज्यों पे लगाए, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन काफी है, उसका पॉपुलेशन इस वक्त 120 नहीं, हाँ 120, रफली 12 करोड़ के आसपास है उसका पॉपुलेशन। तो वो 1 ट्रिलियन पे पहुंचती है, जिसके आसार नजर आया। अच्छा, महाराष्ट्र का जो ग्रोथ रेट है ना, वैसे तमिलनाडु का बताया 11-12% सॉलिड चल रहा है पिछले 3 साल से। उसके पहले क्यों नहीं था? बीच में वो कोविड इफेक्ट आ गया था, और जो ये लघु उद्योगों में निवेश की स्थिति आई है वो पिछले 3-4 साल में ही आई है। तो ये एकदम से एक दूसरे स्तर पे ही चला गया है ग्रोथ के। वो चीज गुजरात में ऑलरेडी था और वो भी और तीव्रता पकड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में मैंने फिर से बताया कि एक ही क्षेत्र है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली वो 3 शहर जहां पे ये निबद्ध है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, 1 ट्रिलियन तो हो जाएगा, और उनका लगभग 7-8% ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट रहा है। तो आप मान लीजिए कंजर्वेटिवली 7%, तो 7% अभी उनका जो है $600 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है। तो 7% के हिसाब से वो भी 7-8 साल में लगभग सेम टाइम एज तमिलनाडु 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उनका पॉपुलेशन 12 करोड़ है, तमिलनाडु का 7.8 है। तो 12 करोड़ के पॉपुलेशन में उनका बन जाता है $8,500-9,000 का पर कैपिटा औसत आय। तो उसका मतलब क्या है कि वो भी एक डेवलप्ड कंट्री के स्तर पे पहुंचेंगे औसत आय पे। लेकिन मैंने आपको बताया उनका HHI फैक्टर बहुत हाई है, गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं वहां पे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यही तीन और लगभग आप कह सकते हो वेस्टर्न महाराष्ट्र का एक भाग उस पे सीमित है। तो जब तक ये ग्रोथ जो है दूसरे जिलों में नहीं फैलेगा, वहां पे उद्योग नहीं आएंगे, वहां पे कंडीशंस नहीं बनेंगे, तब तक महाराष्ट्र एक्चुअली उसको हम डेवलप्ड नहीं कहला पाएंगे। यही डिफरेंस है महाराष्ट्र और तमिलनाडु का। और उत्तर प्रदेश का जो स्टोरी है, 1 ट्रिलियन वो क्रॉस कर जाएगी तो वो एक मध्य इनकम के स्तर पे आएगी, क्योंकि 265 मिलियन उसका पॉपुलेशन और 1 ट्रिलियन फिगर क्रॉस करती है, तो केवल उसका $450-4600 के आसपास पर कैपिटा बनता है,
जो औसत भारतवर्ष का इस वक्त है लगभग $3600 के आसपास, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश को बेनिफिट तो अवश्य होगा और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, लेकिन उसका जो लाभ है वो लोगों को तब पहुंचेगा जब वो 1 ट्रिलियन ही 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगी, क्योंकि उसका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। गुजरात का जो ग्रोथ रहा है वो 9.5% के आसपास रहा है और इसको वो मेंटेन करती हुई दिख रही है। गुजरात एक और प्रदेश है तमिलनाडु के साथ साथ जहां पे आपको दिखेगा हर जिले में ग्रोथ हो रहा है, हर जिले में कोई ना कोई एक मेन इंडस्ट्री लगी हुई है, दूसरे भी हैं उद्योग, लेकिन एक ना एक मेन इंडस्ट्री वहां पे ऑलरेडी लगी हुई है। कृषि भी वहां पे सिर्फ कृषि पे सीमित नहीं है, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन पे वो लोग जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में वो सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर चुके हैं और उसको और बढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट वो सरप्लस पे पहुंच गए हैं और दूसरे राज्यों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो गुजरात में जो कंडीशंस अभी विद्यमान है और उसका पॉपुलेशन ये तमिलनाडु के आसपास ही है, तो वो 1 ट्रिलियन, इसका मतलब तमिलनाडु जैसी उसकी स्थिति बनेगी, गुजरात भी औसत लेवल पे एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर हो जाएगी आज से 7 से 8 साल के अंदर, ठीक है। और रह जाता है कर्नाटका। कर्नाटका की स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे भारी उद्योग नहीं लगे। तमिलनाडु में भारी उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग सब लगे। कर्नाटका में ज्यादातर वो सर्विसेज स्टोरी है। फार्मास्यूटिकल कुछ कंपनीज हैं, लेकिन मेनली वो सर्विसेज स्टोरी है। सर्विसेज यानी आईटी सर्विसेज, बीपीओ वगैरह वगैरह। इसमें थोड़ा सा ग्रहण लगने वाला है, और ग्रहण इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया था, मुझे एआई मानव दिमाग के समान पहुंचता हुआ मैं देख नहीं रहा हूं, और वो उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एआई के आते आपके पास 2 मार्ग खुल जाता है। या तो आप एआई को यूज करके सर्विसेज डिलीवर करो, जो हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज कर रही हैं, और हमारे जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, वो भी कर रही हैं। लेकिन इंटरनल इनोवेशन कुछ है नहीं, हम प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे। हम या तो ऑनलाइन ग्रोसरी बना रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी बना रहे हैं, या फिर हम सर्विसेज बेच रहे हैं। तो कर्नाटका का एक प्रॉब्लम है, वो अभी सर्विसेज के चक्र में लॉक्ड इन है, और सर्विसेज ग्रोथ इस वक्त दुनिया में इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो ये है कि कम लोग यूज करके आप वही सर्विस डिलीवर कर सकते हो, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है एआई के आते। प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है, और लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। तो ये हेडविंड है कर्नाटका के सामने। लेकिन ये एक मौका भी है। मौका ये है कि अगर आप वहां पे, बाय द वे, डिफेंस एंड एरोस्पेस के बहुत अच्छे कंपनीज हैं, अगर आप कुछ पॉलिसीज में चेंज करके प्रोडक्ट्स की तरफ कंपनीज को धकेल सको, तो फिर कर्नाटका वो पहला राज्य होगा जो 1 ट्रिलियन ही 2 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस करने की क्षमता रखती है। मैं ये सवाल करूंगा कि कर्नाटका में इतने अच्छे आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, लेकिन वो डिजिटल कुली क्यों बने हुए हैं? अभी तक वो एआई बेस्ड सर्विसेज ही की क्यों बात कर रहे हैं? एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स कहां हैं? जब तक आप प्रोडक्टाइज नहीं करोगे, एआई का एक्चुअल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप खुद अपना एआई जब तक नहीं बनाओगे, जैसे वो परप्लेक्सिटी बोल के एक एआई कंपनी है, वो भारतीय है, जो उसका फाउंडर है, वो जाके सिलिकॉन वैली में बैठ गया, उसने कहा यहाँ पे होगा नहीं मेरे से काम। उसके कैपेबिलिटी सेंटर जरूर चल रहे हैं यहाँ पे, वो कर्नाटका में क्यों नहीं हो सकता है? वो हैदराबाद में क्यों नहीं हो सकता है? पुणे में क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल एक बहुत सोच समझ के कर्नाटका सरकार को खुद को करना पड़ेगा। वो जो दिन है ना, जो बैंगलोर में आईटी सर्विसेज ग्रोथ हो रहा था, लोगों की सैलरीज बढ़ रही थी, और वो रियल एस्टेट स्पेकुलेशन से प्राइस ऊपर जा रही थी, उस पे सिंडिकेशन हो रहा था, उस पे माफिया घुसी हुई है। उसी के चलते सब राज्य वो विकसित होती रहेगी, और फिर वो बाहर वालों को, बाहरी लोग बताएंगे, अपना फ्लैग ध्वजारोहण करेंगे और बोलेंगे कि कर्नाटका का अलग फ्लैग है, आप कन्नड़ा बोलो नहीं तो यहां से निकल जाओ। वो दिन लद गए। अच्छा, अगर आपको वही करना है, कोई बात नहीं, करिए, प्रोडक्ट कंपनी तो बनाइए। जब तक आप वो नहीं बनाओगे, यू विल फाइंड द ग्रोथ डिक्लाइनिंग। तो कर्नाटका के पास एक सवाल है, वो 1 ट्रिलियन बड़े आराम से बन सकती है, अगर वो अपना, वो भी बाय द वे 350 बिलियन के आसपास उसका वो है, जीएसडीपी है। तो उसको अगर 1 ट्रिलियन बनना, उसको भी 12% से ग्रोथ करना पड़ेगा। अब 12% ग्रोथ खत्म हो गया,
उसके खुद के जो टॉप आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग एट मोर देन 10%। 10% भी नहीं ला पा रहे हैं वो लोग। आप देख लीजिए, रिजल्ट्स देखिए, प्रॉफिटेबल अब भी हैं। टीसीएस, इंफोसिस वगैरह वगैरह जितने भी कंपनीज हैं जो बैंगलोर बेस्ड हैं प्रमुखतः, लेकिन उनका प्रॉफिटेबिलिटी मोरलेस वही है या थोड़ा नीचे है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ है? तो जब तक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या आप 1 ट्रिलियन बनोगे या वहीं पे लटके रहोगे? ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। लेकिन अगर वो उसको सॉल्व कर ले तो कर्नाटका डेफिनेटली, उसके पास भी सारे कंडीशंस हैं। इसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, वहां पे हार्डवर्किंग लोग हैं, ठीक है। लेकिन मैं उद्योगपतियों को दोष दूंगा। जो काम तमिलनाडु में लोग कर पाए या उत्तर प्रदेश में करने लगे हैं, जो गुजरात में हो रहा है, तो ये कर्नाटका में क्यों नहीं? तो ये सवाल जो है उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ये है, ये 5 राज्य हैं और पांचों को मैं कहूंगा इनका कमोबेश चांसेस हैं 1 ट्रिलियन क्रॉस करने का अगले 7 से 9 साल के अंदर। हाँ, जिसमें से 7-8 साल में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के पास अच्छा चांस है। कर्नाटका का एक सवाल है। महाराष्ट्र क्रॉस करेगी, लेकिन उससे पूरे महाराष्ट्र को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम्स दूसरे हैं। वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, उसके पास डाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल स्प्रेड नहीं है। तो ये है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों, वो भी बता दूं, क्योंकि भारतवर्ष अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो 22 के 22 राज्य तो 1 ट्रिलियन वाले नहीं बनेंगे। लेकिन कम से कम 5 या 6 अगर 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाते हैं तो डेफिनेटली, अभी ऑलरेडी 4-4.5 ट्रिलियन के लेवल पे पहुंच चुकी हैं, तो 5 राज्य अगर उस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो 10 ट्रिलियन अगले 7-8 साल में होने की स्थिति भारतवर्ष की है। इसलिए पूरे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे तेजी से कौन सा बढ़ रहा है इन 5 स्टेट्स में? सबसे तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है वो तमिलनाडु का इस वक्त 12% के आसपास है रियल ग्रोथ। यानी आप इन्फ्लेशन निकाल के अगर ग्रोथ को, नेट ग्रोथ अगर ले लें, 11.5 से 12% का ग्रोथ उनका जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का 11 के आसपास है, 10.93 10.97 के पास है रियल ग्रोथ, जो 1-2% और बढ़ सकता है। गुजरात का सॉलिड 9.5% हो रहा है। कर्नाटका का उससे कम हो गया है। कर्नाटका इज ग्रोइंग एट अबाउट 8%, महाराष्ट्र इज ग्रोइंग एट 7%। तो महाराष्ट्र का बेस ज्यादा है ना, 600 है, तो उसको 1 ट्रिलियन क्रॉस करने में ज्यादा वो नहीं होगा। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे इंटरेस्टिंग 2 स्टेट यही है। सबसे इंटरेस्टिंग ये 2 स्टेट्स। काफी अच्छा कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन है। दैट इज अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली। अच्छा है। नॉन बीजेपी स्टेट पे अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आई एम श्योर डीएमके गवर्नमेंट। अच्छा, ये याद रखिए कि भारतवर्ष ने एक चीज अचीव किया जो यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ी शाबाशी दूंगा, और हमारे उद्योगपतियों को भी। हमारा जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, बार बार मैं बोलता रहता हूं कि आप कितना निवेश करके 1 रुपए का उत्पादन कर रहे हो, वो भारतवर्ष का 7 के आसपास पहुंच गया था 2010 में। 7, जो मतलब हाई कैपिटल इंटेंसिटी इंडस्ट्रीज का होता है, बहुत भारी निवेश। इस वक्त वो 4.8 है। उसका जितना नीचे जाएगा, इसका मतलब भारतवर्ष की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ये एक अच्छा, बहुत अच्छा फल है। ओवरऑल पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। कुछ स्टेट्स का 2.5 हो चुका है, वेरी प्रोडक्टिव। वो छोटे स्टेट्स हैं एक्चुअली, जैसे सिक्किम फॉर एग्जाम्पल। इसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा? ये जो चाहे तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का क्रेडिट मैं उत्तर प्रदेश के केस में सरकार को दूंगा, क्योंकि बिना लॉ एंड ऑर्डर के आप कभी पढ़ नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश के सरकार ने सबसे बड़ा काम वही किया है ना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो उसको संभाली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। इन दोनों चीजों के चलते फिर ऑब्वियसली उद्योग भी आने लगे हैं, उसी से ग्रोथ हो रहा है। हाँ, तो ये सरकारी पॉलिसी के चलते है। तमिलनाडु इज सरकार के बावजूद हुआ है वहां पे, क्योंकि सरकारें तो करप्ट है वहां पे। हाँ, एक अच्छा काम किया, वो आड़े नहीं आए। जो निजी उद्योग कर रहे थे उनको करने दिया, और शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग पे निवेश किया, वो अच्छी बात है, वो सराहना चाहिए। तो मैं ये बोलूं कि अगर अभी आज के डेट में टीवीके इज आल्सो बिहेविंग लाइक डीएमके गवर्नमेंट, और इज इट लाइक हाउ इज मच बेटर सो फार, मच बेटर। उन्होंने जो मंदिर के ट्रस्ट पे ये सरकार बीच बीच में भांजी मारती थी, वो बंद कर दिया।
वेरी नाइस। मंदिर के फंड्स लेके वो सरकार डेवलपमेंट का काम कर रही थी, डेवलपमेंट नहीं, वो पॉपुलिस्ट स्कीम। हाँ, एक और अच्छा काम किया है इन्होंने, आई थिंक किसी फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन को इसरो के नहीं, इसरो के एक बहुत ही वरिष्ठ साइंटिस्ट को, आई थिंक डेप्यूटी डायरेक्टर थे शायद, उनको एजुकेशन उसका हेड बनाया है, एजुकेशन बोर्ड का। which is I think what should be done even in the Yes, HRD ministry, definitely. right? और Education। एक चीज और बहुत अच्छा किया है जो सराहना जाना चाहिए, वो ये है कि उन्होंने एक्चुअली सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, लिटरली बताया है कि देखो ये हमारी आर्थिक स्थिति है, झूठ नहीं बोला, सत्य बोला। कोई भी सत्य बोलता है वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। तो इसके बाद वो क्या करेगी मुझे नहीं पता है, देखते हैं क्या करेगी, क्योंकि सबको पता है कि विजय अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे डीप स्टेट के तत्व हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं, तो उसका क्या नतीजा परिणाम होगा पता नहीं। लेकिन क्या होता है कि एक बार जब व्यक्ति क्षमता में आ जाता है तो उसका नजरिया थोड़ा बदल भी जाता है, उसको बहुत सारी चीजों को सामने रख के काम करना पड़ता है, मिशनरी नहीं बन सकते हो। हाँ, अगर आप अपराधी बोध के हो तो अलग बात है, तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन विजय अपराधी बोध का नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, अभी तक उसने क्लीन काम किया। Let's see, he's done some decent work to begin with, बाकी अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो कर्नाटका looks like कि it's going to go down the rank because जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क जो इन्होंने वहां पे गन फैलानी शुरू किया, that is not good for the करप्शन इज स्काई हाई इन कर्नाटका, ये भी तो सोचना पड़ेगा। कोई भी corruption, प्रदेश जो इलेक्ट्रिसिटी, कन्नड़ लैंग्वेज, नो आई मीन जहां पे भी आप अपने आप को बंद कर लोगे, क्लोज कर लोगे, आपकी प्रगति तो नहीं होने वाली। बंद करने से प्रगति नहीं होती, खोलने से प्रगति होती। राइट जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।